हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लॉ के इस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी के टाइप्स पढ़ेंगे हम, कितनी टाइप्स की कंपनी होती हैं। तो देरी ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले उससे पहले हम पढ़ते हैं कंपनी की डेफिनेशन। कंपनी होती क्या है? वैसे बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत वीडियो में, फिर भी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू। ए कंपनी कैन बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी जो होती है आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन नहीं होती, क्योंकि इसके नेचुरल पर्सन की तरह कुछ राइट्स नहीं होते, लेकिन राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं राइट नहीं होते, राइट होते हैं, लेकिन कुछ राइट्स नहीं होते जो नेचुरल पर्सन के राइट होते हैं। इनविजिबल, इंटेंजिबल, क्रिएटेड और बाय अंडर लॉ। ये जो कंपनी बनाती है ना हम, तो ये एज अ लॉ के, कुछ लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो उनके बेसिस पे जो है कंपनी बनती है। और जो है इसका मेन मोटिव जो है वो अर्न प्रॉफिट करना होता है। इसमें क्या होता है कंपनी में कि कोई भी पार्टनर अगर डेथ हो जाती है, किसी भी पार्टनर की, चाहे ओनर की ही क्यों ना हो जाए डेथ, या किसी भी मेंबर की, या किसी ही, या कोई भी मेंबर या पार्टनर जो है इंसेन हो जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, कंपनी रेगुलेट होती है। इसमें पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि कंपनी डिसॉल्व हो गई। तो ये होता है हमारा कंपनी कंपनी की डेफिनेशन। अब आते हैं हम टाइप्स पे। तो सबसे पहला टाइप्स आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉरपोरेशन। सबसे पहली कंपनी आती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी। अब ये स्टैट्यूटरी कंपनी होती कौन सी कंपनी है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जाने। तो स्टैट्यूटरी कंपनी डिफाइंड एज एन डिफाइंड एज कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेसिफिक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसी कंपनी जो कि एक स्पेसिफिक लॉ से बनाई जाती है। अब वो लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ ऐसा पास होता है जिसके थ्रू जो है वो कम ऐसी क्रिएशन होती है कंपनी का, तो वो होती है हमारी स्टेचुरी कंपनी। अब इसका एग्जांपल लें तो हमारा आ जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी स्टेचुरी कंपनी आती है एक कंपनी की कैटेगरी में। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, इससे रेगुलेट नहीं होती। स्टेचुरी कंपनी की एक खास बात है कि इस कंपनी का जो होता है ना एक्ट, जो भी होगा जिससे ये रेगुलेट होगी वो उसका सेपरेट होगा, उसी एक्ट से जो है रेगुलेट होगी, और ये पार्लियामेंट से जो है पास होकर के बनती है। ये होती है हमारी स्टेचुरी कंपनी। और रजिस्टर कंपनी कौन सी आ जाती है? तो रजिस्टर कंपनी वो कंपनी होती है जो कि कंपनी एक्ट 2013 से रेगुलेट होती है, चलती है। उससे अगर बाद में भी कोई एक्ट आ जाता है, जैसे कंपनी एक्ट, जैसे कोई आ गया, अब जैसे 2021 चल रही है, 2022 में कोई एक्ट आ गया, तो कंपनी एक्ट 2022 से जो भी उससे रेगुलेट होगी वो कंपनी की कैटेगरी में आएगी। या 2013 से पहले जो कि हमारा एक्ट था 1956 का, तो उससे भी रेगुलेट होने वाली कंपनी, उससे भी रजिस्टर होने वाली कंपनी, वो भी हमारी रजिस्टर कंपनी की कैटेगरी में आती है। तो ये होती है हमारी दो कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कॉरपोरेशन। रजिस्टर कंपनी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी रजिस्टर कंपनी होती हैं। ज़्यादातर रजिस्टर कंपनी कंपनी एक्ट 2013 से चलती है। जैसे कि एग्जांपल लें रिलायंस कंपनी, तो ये रजिस्टर कंपनी हो जाती है, क्योंकि ये जो है रजिस्टर है, बहुत सी कंपनी है। सिंपल बात करें तो कौन सी रजिस्टर होंगे? तो जो कि स्टेचुरी कंपनी नहीं होती वो रजिस्टर कंपनियां होती हैं। सिंपल बात है, ये काम ही खत्म। अब आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जिम्मेदारी के बेसिस पे कौन सी कंपनी होती है। तो सबसे पहले आती है हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसमें कंपनी दो तरह की होती हैं। पहले क्या होता था कि जो कंपनीज होती थी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज होती थी। और उसमें क्या था कि जो कंपनी के जो मेंबर्स थे, जो भी शेयर खरीदता था, तो उसके ऊपर क्या है कि अगर कंपनी डूब जाती है, कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि कंपनी की हालत बिगड़ जाती है, अब शेयर होल्डर जो है अपना शेयर रिटर्न करना चाहते हैं कि अब हमें रखना ही नहीं है, बेचना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या है कि उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। जैसे कंपनी डूब गई तो क्या है कि शेयर होल्डरों का पैसा देना, और जैसे कि किसी ने शेयर खरीदा था 20 रुपये का, तो 20 रुपये का शेयर है, और वो कंपनी डिसॉल्व हो गई, तो उस व्यक्ति को 20 रुपये देना ही देना। तो ये बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये थी लिमिटेड लाइबिलिटी। अब क्या है, फिर हमारा कॉन्सेप्ट चला लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये ज़्यादा सुटेबल रहा, और आजकल यही कंपनी चलती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें एक लिमिटेड अमाउंट जो है फिक्स कर दी जाती है कि अगर कंपनी डूबती है तो आपको जो है इतनी लिमिटेड लाइबिलिटी के तहत जो है आपको इतनी जो है वो शेयर का पैसा दे दिया जाएगा। जैसे सपोज कि 20 रुपये का शेयर है, अब कंपनी डूब गई, और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर आपका शेयर का पैसा डूब जाता है तो आपको, चाहे आपका शेयर 50 का ही क्यों ना हो, तो आपको सिर्फ 10 रुपये ही दिए जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि सिर्फ 10 रुपये ही दिए जाएंगे। कंपनी की लाइबिलिटी बस इतनी है कि उस व्यक्ति को 10 रुपये ही दिए जाएं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ है कि पहले डिवेंचर होल्डर का पैसा दिया जाएगा, वैसे दिया जाता है डिवेंचर होल्डर को ही सबसे पहले पैसा लौटाया जाता है। लेकिन शेयर की बात करें तो शेयर में भी कुछ टाइप्स आ जाते हैं। तो उसमें भी किस टाइप के पर्सन को जो है पैसा वापस करा जाएगा, सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी रखी जाएगी, तो उसके बेसिस पे भी देखा जाता है। इसमें क्या लिमिटेड लाइबिलिटी में और मेंबर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है, और जो शेयर होल्डर के पैसे जो हैं उनको भी लिमिटेड ही चुकाने का जो है प्रोविज़न होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंतर्गत।
और जो कैपिटल भी होते हैं, कैपिटल भी जो है इसके अंतर्गत लिमिटेड ही रखते हैं कि मेंबर जो है इतनी ही कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जो कि गारंटी से लिमिटेड हो, जो रन करती हो। जैसे कि एग्जांपल लें कि कंपनी ने गारंटी दी कि अगर आप जो है 10 का शेयर खरीदते हो, 10 20 का शेयर खरीद लिया, मान के चलिए 20 का शेयर खरीद लिया, अगर आप 20 का शेयर खरीदते हो एक साथ, तो अगर कंपनी डूब भी जाती है या कैसे ही, हम आपको जो है इसका 5% रिटर्न करेंगे ही करेंगे, आपका जो शेयर है उसका 5% रिटर्न करेंगे ही करेंगे। इतनी गारंटी दे दी किसी थर्ड कंपनी के थ्रू। जैसे कि कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए ने कहा कि अगर हम पैसे नहीं दे पाते तो 5% पैसा जो है वो बी कंपनी आपको देगी, और बी की कंसेंट भी है, हाँ हम दे देंगे। तो ऐसी कंपनी होती है लिमिटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब ये जो है इसमें भी लिमिटेड ऐसा आएगी कि कोई भी शेयर जो खरीदता है तो उसका लिमिटेड मिनिमम अमाउंट जो है शेयर का देने की बात करते हैं ये कंपनी लिमिटेड बाय। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, जैसे कि एक शेयर खरीदा किसी ने, जैसे यही पहली वाला कि किसी ने 20 शेयर खरीदे, तो इसमें क्या है कि 10 शेयर का अमाउंट देंगे ही देंगे, ये होता है लिमिटेड बाय शेयर। इसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के बेसिस पे जो कंपनी होती है, सबसे पहले आती है हमारी प्राइवेट कंपनी, फिर सेकंड पब्लिक कंपनी, एंड थर्ड 1% कंपनी। 1% कंपनी में जो मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं वो चाहिए होता है हमारा 1%, और मैक्सिमम जो चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं हमारे 2%। अब 1% कंपनी के अंतर्गत क्या है कि 1% कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी नहीं होगी, ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही होगी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी ही होगी, तो इसका रीज़न आपको अब पता चलेगा जब मैं ये आपको दोनों को बताऊंगा कि इसमें मेंबर्स कितने चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइवेट कंपनी ही क्यों होगी। तो प्राइवेट कंपनी में जो मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 2 मेंबर मिनिमम, और मैक्सिमम चाहिए होते हैं 200 मेंबर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2013 के एक्ट के हिसाब से। 2013 के एक्ट के हिसाब से हो गया मिनिमम मेंबर का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि मिनिमम मेंबर के साथ साथ जो हमारा 1956 का जो एक्ट था, तो उसमें चाहिए होते थे हमारे 50 मेंबर मैक्सिमम। अब 50 मेंबर मैक्सिमम जो था 1956 का था, 1956 के एक्ट के तहत, और 2013 के एक्ट के तहत 200 मेंबर। लेकिन वही कंपनी पब्लिक कंपनी का देखें तो मिनिमम जो मेंबर चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं मैम 7 चाहिए मिनिमम, एंड जो मैक्सिमम चाहिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चाहे हम 2013 का एक्ट पढ़ें, चाहे ही 1956 का एक्ट पढ़ें, तो इसमें कोई लिमिट नहीं थी, ओल्ड भी और न्यू भी। लेकिन 1% कंपनी जो कॉन्सेप्ट है वो 2013 का ही कॉन्सेप्ट है, इस एक्ट के तहत ही 1% कंपनी आई है। एंड तो आपको समझ आ गया होगा कि 1% कंपनी कभी भी प्राइवेट पब्लिक कंपनी क्यों नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी ही क्यों होगी। तो इसका मेन रीज़न यही है कि इसमें जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 2 हैं, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2 हैं, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर 7 हैं। तो इस वजह से ही प्राइवेट कंपनी ही होगी। अगर 1% कंपनी चाहती है कि प्राइवेट कंपनी बनना, तो वन प्राइवेट कंपनी ही होगी, वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। इसके बाद आता है हमारे कुछ अलग कंपनी जिसका कोई बेसिस नहीं है कि किस तरह से क्लासीफाई करें। तो सबसे पहले आती है हमारी स्मॉल कंपनी, सेकंड होल्डिंग कंपनी, थर्ड सब्सिडी कंपनी, एंड फोर्थ फॉरेन कंपनी। तो हम अगर अगर हम स्मॉल कंपनी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 85 द कंपनी एक्ट में 13 में दी गई है, जो कि कहती है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। यानी कि सिंपल जो डेफिनेशन है कि पब्लिक कंपनी से जो भी अदर कंपनी होगी वो होगी स्मॉल कंपनी। यानी कि सिंपल बात है, ये सिर्फ होगी हमारी प्राइवेट कंपनी। इसी के साथ साथ पेड अप शेयर कैपिटल जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 50 लाख। अगर कुछ स्पेसिफाई कर दिया गया है तो मैक्सिमम जो होनी चाहिए 5 करोड़ होनी चाहिए। इसी के साथ साथ स्मॉल कंपनी जो होगी वो प्राइवेट कंपनी होगी, वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। और इसके साथ साथ अगर और चीज़ें देखें तो 50 लाख रुपए अगर लगाए हैं कंपनी ने, कैपिटल इन्वेस्ट करिए कंपनी के अंदर, तो जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 करोड़ कैपिटल जो है लगाइए कंपनी के अंदर, तो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा स्मॉल कंपनी के अंतर्गत। होल्डिंग कंपनी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 46 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत दी गई है। इसमें होल्डिंग कंपनी की होती कौन सी कंपनी है, तो ये कंपनी कुछ इस प्रकार होती है कि इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो ये होता है कि होल्ड करके रखना, जो शेयर के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसे होल्ड करके रखना एज अ सिक्योरिटी, जिसे हम सिक्योरिटी ऑफ कंपनीज भी बोलते हैं।
और इसका जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करती हैं होल्डिंग कंपनी। और इसका जो शेयर है वो दूसरी कंपनीज के अंदर क्रिएट ग्रुप बना करके जो है ना वो शेयर जमा करती हैं। जैसे कि होल्डिंग कंपनी की अगर ऐसा एडवांस में बात करें एग्जांपल लेके कि होल्डिंग कंपनी होती कौन सी है, एग्जांपल लें इसका। तो जैसे कि एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। ए कंपनी ने कुछ प्रकार के शेयर निकाले, जैसे कि 50 रुपये का एक शेयर निकाल दिया। तो बी कंपनी ने क्या है कि उस 50 शेयर को कुछ अमाउंट या 50 तो पूरे नहीं खरीदेगी। तो ऐसा है कि कुछ कंपनी के बजट के हिसाब से मान लेते हैं, जैसे 35 जो है शेयर खरीद लिए बी कंपनी ने कुछ कुछ ग्रुप में। अब क्या है कि जैसे ग्रुप में जैसे कि ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ये अलग अलग कंपनीज हैं। ए कंपनी का 35 ले लिए, बी का अलग ले लेगी, सी के अलग ले लेगी। तो जो है कुछ कुछ शेयर कर करके अलग अलग कंपनीज के कुछ रख लेगी। अब क्या है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसे प्रिजर्व करके रखेगी। जब तक ये कंपनी इंटरेस्ट दे रही है तो उन्हें प्रिजर्व करेगी। अब क्या है कि इन जो इंटरेस्ट आया तो उस चीज़ को जो है होल्डिंग कंपनी अपने पास रखेगी। ये होती है हमारी होल्डिंग कंपनी। यहाँ पर क्या है कि बी जो है वो होल्डिंग कंपनी की कैटेगरी में आ जाती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट में ही रिप्लाई करके समझा दूँ। नेक्स्ट आती है हमारी थर्ड, सब्सिडरी कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? तो सब्सिडी कंपनी वो होती हैं जो अदर कंपनी से बिलोंग करती हैं। इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड अ सब्सिडी कंपनी इज द कंपनी दैट बिलोंग टू अदर कंपनी विच इज़ यूजुअली रिफर्ड टू एज एन पार्टनर कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी होती है ना, जैसे कि होल्डिंग कंपनी हमने पढ़ा जो होल्ड करके रखती है, तो उनका क्या है कि एज अ पार्टनर की तरह जो रहने वाली कंपनीज होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। द पार्टनर्स होल्ड एंड कंट्रोल इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनी मीन्स इट हैज़ और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ स्टॉक। जैसे कि एग्जांपल लें तो जैसे कि ए कंपनी है, ये हमारी सब्सिडी कंपनी है, और बी कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है। अब क्या है कि बी ने जो है ए कंपनी वो कंपनी होगी जो कि बी के कुछ अमाउंट ऑफ शेयर जो है ना होल्ड करके रखती है, जिसमें क्या है कि उसका कंट्रोल होता है और वो आधे से ज़्यादा शेयर जो है अपने पास रखती है। तो वो होती है हमारी सब्सिडरी कंपनी। इसके अंतर्गत क्या है कि सब्सिडरी कंपनी के अंतर्गत क्या है, जो अपॉइंटमेंट ऑफ एचओडी होते हैं यानी कि हेड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स, ये जो अपॉइंट करने की पावर होती है इसमें होल्डिंग कंपनी के पास होती है। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो एज अ पेरेंट होती है सब्सिडरी कंपनी की। जैसे कि नाम से भी समझ आ रहा होगा सब्सिडरी यानी कि एज अ कुछ प्रकार का छूट सा देना, वो होती है हमारी सब्सिडरी कंपनी। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है और अपॉइंटमेंट जो होता है वो होता है हमारा होल्डिंग कंपनी के थ्रू। इसके बाद आ जाती है हमारी फोर्थ, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अपना कारोबार तो जैसे इंडिया में चला रहे हैं लेकिन रहते किसी और देश में। जैसे कि हाँ, इंडिया में जैसे एग्जांपल लें कोई फॉरेन कंपनी का, तो एग्जांपल में आ जाता है हमारे जैसे KFC आ जाता है तो इंडिया में कंपनी, लेकिन उसका जो ओनर है जो उस कंपनी को चला रहा है वो रहता है हमारा डायरेक्टर जिसे बोलते हैं, तो वो रहता है हमारा फॉरेनर में। जैसे USA में उसका डायरेक्टर रहता है। ये हो गया इंडिया। USA में डायरेक्टर चला रहा है और कंपनी कहाँ खुली हुई है, इंडिया के अंदर का। तो ये होती है हमारी फॉरेन कंपनी, जहाँ पर कंपनी तो कहीं और रन कर रही होती है, उसका फिजिकल विजिकल सब वहीं होता है। फिजिकल अपीयरेंस कंपनी बुल्ड यहाँ हुई, सब कुछ यहाँ चल रहा है, उसके एजेंट्स यहाँ हैं, लेकिन जो डायरेक्टर होता है वो होता है हमारा विदेश में। वो होती है हमारी होल्डिंग कंपनी जो कि ऑपरेट करता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में और कंडक्ट करता है एक्टिविटीज़ जो कि करनी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही करके ख़त्म कर देता है कि हाँ जी आप मैनेजमेंट इतना संभालिए, आप इतनी सैलरी दे दीजिए, एम्प्लॉय को बढ़ाना है, घटाना है। ये हो जाती है हमारी फॉरेन कंपनी के अंतर्गत। सो आई होप आपको सारी वीडियो समझ आ गई होगी, सारी कंपनी समझ आ गई होंगी जितनी भी मैंने बताई, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आई गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट में ही आंसर दे देंगे कि क्या दिक्कत जो आपको आ रही है वो लिख देना और हम आपको सॉल्व कर देंगे वो आंसर। और आशा तो ये करेंगे कि आपको समझ आ जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक कर देना, आपकी दुआ मिलेगी हमें भी।